हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस जो कि नीट एग्ज़ाम के लिए है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल में देखेंगे ये सिलेबस लिखा हुआ है। तो देखो ये सिलेबस जो डिज़ाइन किया है ये कौन किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनटीए। अब ये एनटीए कौन होता है, तो यही जो होता है नीट एग्ज़ाम को लेता है। ठीक है, तो याद रखना कि नीट एग्ज़ाम को लेता कौन है, तो यही एग्जामिनर होता है और यही सिलेबस दिया है और यही हम लोग को क्या देगा, तो ये एग्ज़ाम के दिन 90 क्वेश्चन देगा। कहाँ से? बायोलॉजी से देगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है इस साइड में लिखा हुआ क्लास 11th और दूसरा जो है इसमें लिखा हुआ क्लास 12th का सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस 12th का नहीं है, 11th का नहीं है, पूरा कंप्लीट है जो कि नीट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो कि क्लास 11th का सबसे पहला यूनिट है। ठीक है, अब फर्स्ट यूनिट में देखो कहता क्या है, यहाँ पे दिया हुआ व्हाट इज लिविंग। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टेक्सोनोमिक हिरार्की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का है। अब इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर, इसका है देखो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, यहाँ पे साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। उसके बाद यहाँ पे है वायरस, वायरोड्स, लिकेंस। ठीक, ये हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप्स। ठीक है, एल्गा, ब्रायोफाइट्स, पटरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। ठीक, उसके बाद बोला विथ एग्जाम्पल 3 to 5 साइलेंट डिस्टिंग्विश फीचर्स, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इच कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेगा नेक्स्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, तो उसके अंदर है फाइलम का पूरा कंप्लीट है और उसके बाद क्लास का जो है ये पूरा कंप्लीट है, यानी कि आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का जितना भी होता है ये पूरा कंप्लीट है। उसके बाद एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एप्स सब जो है ये पूरा कंप्लीट है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसको। देखो तो बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये वाला। ठीक, इसमें देखो देखेंगे तो 3 चैप्टर था इसमें। एक था मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, दूसरा था एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स था। ठीक है, तो देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में क्या होगा, सबसे पहले देखो टिश्यू है, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर दे दिया, एनाटॉमिक फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो पौधा में क्या क्या होता है, रूट होता है, उसके बाद स्टेम होता है, लीफ होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। अब इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे देखो सीमोस एंड रेसमोस, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड टू बी डेल्ट विथ द रेलिवेंट प्रैक्टिकल सिलेबस, फैमिली। उसके बाद यहाँ पे देखोगा क्रूसीफेरी, लेगुमिनेसी, कंपोजिट एंड उसके बाद है कंपोजिट के बाद है ग्रेमिनी। और इसके बाद यहाँ पे देखेगा फैमिली में तो लिलिएसी, फेबेसी, सोलेनेसी, ये कंप्लीट यहाँ पे होता है। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो इसके बाद है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, याद रखना यहाँ पे इसको हम लोग दिया है फ्रॉग। अब इसको हम लोग क्यों लिखे इसको समझेंगे। फ्रॉग जो है इससे 2025 में क्या हुआ था, क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इससे था और इससे पहले इसका देखेगा तो कभी भी इससे सवाल नहीं आता था, हमेशा इसके जगह पे क्या रहता था, कॉकरोच से सवाल रहता था। ठीक है, लोग कहता है कि ये सवाल कैसे आ गया, देखो कैसे आया नहीं, यहाँ पे सिलेबस में एनटीए पहले दिया है, उसके बाद ही वहाँ पे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो हम लोग पूरा अभी डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्यों इम्पोर्टेंस होता है और क्वेश्चन कहाँ से आता है। ठीक, तो इसके बाद चलो नेक्स्ट में यहाँ पे आते हैं हम लोग। इसके बाद आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, यानी कि साइटोलॉजी में हम लोग चल जाते हैं। यहाँ पे देखो सेल थ्योरी एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेगा तो आता है इसके बाद सेल इन्वेलप, सेल मेम्ब्रेन। देखो नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, सेल इन्वेलप के बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, सेल ऑर्गेनेलिज, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स,
माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, उसके बाद है सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल। उसके बाद यहाँ पे देखेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर है, उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स का जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल्स, बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इंजाइम टाइप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंजाइम एक्शंस, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ इंजाइम एक्शंस। ठीक है, उसके बाद है सेल डिवीजन, सेल साइकिल, इसमें आता है मिटोसिस, मियोसिस और उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट जो है इसको हम लोग देखते हैं, तो देखो यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, वैसे अगर किताब में देखेगा प्लांट फिजियोलॉजी तो वहाँ पे मिलेगा 5 चैप्टर। ठीक है, ये 5 चैप्टर होगा, लेकिन इसमें जो है डिस्कस किया हुआ है, इसके अंदर एनटीए का जो सिलेबस है उसमें मात्र 3 चैप्टर है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहला जो है फोटोसिंथेसिस वाला, जो फूड बनता है पौधा में, तो फोटोसिंथेसिस एज अ मीन्स ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए या बी होता है, वो सब। उसके बाद यहाँ पे देखो पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस के बाद फोटोकेमिकल बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, फोटोफोस्फोराइलेशन, केमियो ऑस्मोटिक, हाइपोथेसिस, फोटो रिस्पायरेशन, C3 C4 डिफरेंस जो होता है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद देखेगा नेक्स्ट चैप्टर, इसको बोलते हैं हम लोग रिस्पायरेशंस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रिस्पायरेशंस, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशंस, एनारोबिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एरोबिक। उसके बाद एनर्जी रिलेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेटेड, एम्फीबोलिक पाथवेज, रिस्पायरेटरी कोसेंट। अब उसके बाद जो चैप्टर है उसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। ठीक है, सीड जर्मिनेशन, फेजेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, ग्रोथ रेट, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस इन प्लांट सेल्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, ऑक्जिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, इसमें से कुछ प्रमोटर्स होता है, कुछ इनहिबिटर्स होता है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो इसमें टोटल कितना था, 5 चैप्टर था, लेकिन इसमें से 5 में 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, तो याद रखना, पहला जो होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और दूसरा जो होगा मिनरल न्यूट्रिशंस। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशंस नहीं, न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर था जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, किसका ज़्यादा ज़रूरत होता है, किसका कम होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे टोटल था 7 चैप्टर, इसमें से 1 चैप्टर इसका भी माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये बच जाएगा 6 चैप्टर। ठीक, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। सबसे पहला नंबर पे था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यही चैप्टर यहाँ पे माइनस हो गया। देखो ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशंस, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं मछली में क्या होता है, सांस लेने के लिए गिल्स होता है, और इसके बाद मेढक में क्या होता है, मेढक जो होता है फेफड़, मतलब बेसिकली स्किन होता है। ठीक है, उसमें से किसी में डबल भी हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, लंग्स होता है। उस तरह से जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है एनिमल्स में। उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इट्स रेगुलेशंस इन ह्यूमन्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशंस ऑफ रिस्पायरेशंस, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी, अस्थमा, एम्फीसेमा, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये सब चीज़ को कंप्लीट ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, इसको बोलते हैं बॉडी फ्लड्स एंड सर्कुलेशंस। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड किस चीज़ से मिलकर बनता है। उसके बाद ब्लड ग्रुप, एबीओ टाइप होता है, आरएस टाइप होता है, दोनों को डिस्कस करना है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड इट्स फंक्शंस, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, दिल जो होता है इसके बारे में भी देखना है यहाँ पे। कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर्स ऑफ दिस, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेल्यूर, और इसके बाद अंजीना पेक्टोरिस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस। ये चौथा चैप्टर था, लेकिन यहाँ पे तीसरा के नंबर आता है मोड ऑफ एक्सक्रीशंस। ठीक है, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, तो अमोनिया जो है ये यहाँ पे बहुत खतरनाक होता है, और यूरिक एसिड जो होता है ये कम खतरनाक होता है। ठीक, तो उसको अभी ज़रूरत नहीं है, पहले सिलेबस देख लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी,
फंक्शंस रेनिन एंजियोटेंसिन ANF ADH डायबिटीज इंसिपिडस रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशंस डिसऑर्डर्स यूरेमिया रीनल फेल्यूर रीनल कैलकुली नेफ्रिटिस डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, अब इसके बाद आता है हम लोग का लोकोमोशन एंड मूवमेंट ये चैप्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट सिलियरी फ्लैजेलर मस्कुलर स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस स्केलेटल मसल्स स्केलेटल सिस्टम इट्स फंक्शंस with the relevant practice to practical syllabus joints disorders of muscular and skeletal system myasthenia gravis टिटनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी आर्थराइटिस गॉट ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इसके बाद जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरॉन्स है नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन्स। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बाद विस्सेरल नर्वस सिस्टम जनरेशन कंडक्शन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स ये हो जाता है। इसके बाद आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशंस। तो इंडोक्राइन ग्लैंड इसमें कंप्लीट है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी है, पाइनियल है, थायराइड है, पाराथायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, उसके बाद पेनक्रियाज है, गोनेट्स है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस है, उसके बाद रोल ऑफ हार्मोन एज मैसेंजर एंड रेगुलेटर्स हाइपो हाइपर एक्टिविटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स एग्जांपल ड्वार्फिज्म एक्रोमेगली क्रिटिनिज्म ग्वाइटर, उसके बाद एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर डायबिटीज, उसके बाद एडिसन्स डिजीज, उसके बाद डिसऑर्डर्स एंड उसका जो है मिला लेना है। ठीक है, डिजीज क्या होता है डिसऑर्डर्स क्या होता है उसका। ठीक है, तो इसके बाद ये हो जाता है हम लोग का ये टेबल कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है इसको क्लास 12 के विषय में। ठीक है, तो देखो क्लास 12 के हम लोग चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शंस का। देखो इसमें देखेगा तो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हालांकि यहाँ पे दोनों चीज़ पॉसिबल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल होता है। जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे देखो फ्लावर, ठीक है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, उसके बाद पोलिनेशंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनेशंस क्या होता है, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशंस क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद है उसका एग्जाम्पल आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, इवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ सीड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट स्पेशल, इसके बाद मोड ऑफ अपोमिक्सिस पार्थेनोकार्पी पॉलीइम्ब्रोनी सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फ्रूट फॉर्मेशंस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। ठीक है, अब ये ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में क्या है तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहला है, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी है, गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis मेंस्ट्रुएशन साइकिल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशंस इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी एंड प्लासेंटा फॉर्मेशन पार्चुरेशन लैक्टेशन, ये 7 टॉपिक में हो जाता है कंप्लीट। अब देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बर्थ कंट्रोल नीड्स एंड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एम्नियोसेंटेसिस इनफर्टिलिटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जागोट इंट्राफेलोपिन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपिन ट्रांसफर। ठीक है, और ये हो जाता है क्या कंप्लीट हो जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। अब हम लोग चलते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस में। ठीक है, पहला जो चैप्टर है इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो यहाँ पे देखो मेंडेलियन इनहेरिटेंस डेविएशंस फ्रॉम द मेंडेलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस मल्टीपल एलील्स इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड प्लियोट्रोपी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोजोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्रोमोजोम्स एंड जीन्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, उसके बाद बर्ड्स है हनी बी जो होता है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हेमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन्स थैलेसेमिया क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स, ह्यूमन्स में देखो डाउन सिंड्रोम टाटर सिंड्रोम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अब इसके बाद आता है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया क्योंकि इस बार 7 क्वेश्चन यहाँ से मिला था। तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शंस, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशंस, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशंस, लैकोपेरन, जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रोटीन बायोसिंथेटिक। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया।
इसके बाद देखेगा यहाँ पर एक और आता है जिसको बोलते हैं इवोल्यूशंस। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस, एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, मोलिकुलर एविडेंसेस, डार्विन्स कंट्रीब्यूशंस, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस, mechanism of evolutions, variations, mutations, recombinations, natural selections with example, types of natural selections, gene flow, genetic drift, Hardy-Weinberg principle, adaptive radiations, human evolutions। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो सबसे पहला हेल्थ एंड डिजीज है, पैथोजेंस है, पैरासाइट्स है, कॉजिंग ह्यूमन डिजीज लाइक मलेरिया, फिलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमोबियासिस, रिंगवर्म, डेंगू, चिकनगुनिया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन्स, कैंसर, एड्स, HIV, एडोलेसेंस, ड्रग्स, अल्कोहल एब्यूज, टोबैको एब्यूज। ठीक है, इसके बाद जो है सबसे इधर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें जो है ये 6 टॉपिक होता है। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजर्स और एनर्जी जनरेशंस। ठीक है, उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो बायोटेक्नोलॉजी में आता है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसके बाद एप्लीकेशंस। तो प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एग्रीकल्चर। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन वैक्सीन प्रोडक्शंस, जीन थेरेपी, जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बीटी क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इशूज, बायोप्रेसी, बायो पैटेंट्स। ठीक है, अब ये आता है सबसे लास्ट नंबर पे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। देखो यहाँ पे आता है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशंस। उसके बाद है इकोसिस्टम, पैटर्न्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशंस, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स एंड नंबर ऑफ मास, एनर्जी। उसके बाद बायोमास, मास नहीं बायोमास है यहाँ पे। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट्स, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, एक्सटिंक्शंस, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, सेंचुरी। उसके बाद सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, और ये जो होता है ये कंप्लीट हो जाता है सिलेबस किसका, तो ये NTA के द्वारा किसका हो जाता है, ये नीट एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है किसका, तो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट का सिर्फ होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। ठीक है, जो बच्चा इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेगा उस समझो उसका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जब तक ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ये क्वेश्चन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि डायरेक्टली क्या होता है इसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ्रॉग की बात की है। ठीक, तो फ्रॉग जो था इसमें लिखा हुआ था और इसको लोग इम्पोर्टेंस कम देता था, इसलिए क्योंकि समझता था कि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन किससे आता था, कॉकरोच से आता था, और 2025 में किससे आ गया, तो ये फ्रॉग से आ गया। अब क्वेश्चन क्या था, देखो लीवर और इंटेस्टाइन का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, ये हेपाटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, और रीनल पोर्टल सिस्टम जो काम करता था वो क्या करता था, किडनी और लोअर पार्ट्स को जोड़ने के काम करता था। तो जो बेसिक डिफरेंस जानता होगा ये इसको क्या कर दिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ कंडीशंस को। ठीक है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है इससे हमेशा क्या करता था, 10 से 12 क्वेश्चंस का एक्सपेक्ट करता था, और बायोटेक्नोलॉजी जो है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन रहता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो गेम क्या हो गया, चेंज हो गया, गेम चेंज कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सिलेबस में ये भी था, सिलेबस में वो भी था। अब नंबरिंग जो था ये प्रिडिक्ट करता था टीचर लोग। ठीक है, ये बोलता था कि इससे इतना क्वेश्चन आएगा, ये NTA कभी भी नहीं बताया कि किससे कितना क्वेश्चन आ गया, वो एक कंप्लीट सिलेबस दिया और इस सिलेबस से टोटल जो है 90 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो प्रिडिक्ट करना अच्छा रहेगा नहीं, एक सिलेबस को ही कंप्लीट करो और इसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग क्यों इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। देखो NTA जो होता है ये सबसे पहला क्या किया, ये सिलेबस दिया यही, क्योंकि पेपर कौन देता है, तो ये पेपर जो देता है ये NTA ही देता है। तो जब इसका पेपर को हम लोग को सॉल्व करना है तो हम लोग क्यों नहीं इसी को सिलेबस को हम लोग पूरा अच्छा से कंप्लीट करें, क्योंकि मान लो इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका 90 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या सिलेबस हम लोग इससे मांगने जाएंगे या इससे मांगने जाएंगे या फिर मान लो इससे मांगने जाएंगे,
क्योंकि इन लोग जो है ये इन लोग ऑलरेडी मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है, इन लोग का अपना सिलेबस होता है, अपना एग्ज़ाम होता है। तो उसी तरह से जब हम लोग के पता है कि इस 90 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे क्या हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, तो बाकी चीज़ हम लोग क्यों करेंगे। और सिर्फ हम लोग पास बायोलॉजी नहीं है, इसके अलावा भी है फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि स्कोर कितना होना चाहिए। देखो स्कोर की बात करते हैं, तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है, ठीक है, तो उसको 650 प्लस या फिर उसके अराउंड में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। या फिर रिजर्व कैटेगरी से है तो उसको 600 प्लस या फिर उसके अराउंड में रहना पड़ेगा। SC ST का हो तभी तो उसको चॉइस से कॉलेज मिल सकता है। तो इसलिए जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस। अब देखो स्टूडेंट के पास लिमिटेड समय है, ठीक है, और ट्यूटर के पास बहुत एक्स्ट्रा समय भी होता है जो जिसको कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। वो बताएगा इस चीज़ को कंप्लीट कर लो, कोचिंग का मॉड्यूल कंप्लीट कर लो, किताब कंप्लीट कर लो, सब चीज़ कंप्लीट कर लो, लेकिन होगा नहीं। तो देखो इस 90 क्वेश्चन के लिए करना क्या है इसको भी समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो NCERT का जो ये किताब है, इस किताब को पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कौन सा क्लास, ये 11th 12th का पूरा कंप्लीट नहीं, जो चैप्टर यहाँ पे डिस्कस किया हुआ इसी को करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेगा तो कुछ कुछ नहीं है, जैसे कि इसमें देखेगा तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी से नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी में देखेगा ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर था 2 फर्स्ट सेकंड वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसमें भी कुछ कुछ गैप देखने मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक चैप्टर था इकोसिस्टम में, तो इसमें 4 चैप्टर में से 3 चैप्टर दिया, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे देखेगा ये बायोलॉजी वेलफेयर में तो स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इसको छोड़ दिया। तो जिस चैप्टर को यहाँ पे छोड़ दिया इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो सिलेबस में दिया उसी चीज़ से ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला जो है ये 11th और 12th का, ठीक है, दोनों क्लास का होना चाहिए, ठीक। पहला ये हो गया। दूसरा जो हो गया यहाँ पे इसके साथ में एक कंप्लीट क्वेश्चन सेट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। या तो कोचिंग का हो या फिर कोई किताब का हो, ठीक है। इसमें बहुत सारा पब्लिकेशंस है, ये एक होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद जो है ये तीसरा नंबर पे इसको बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किसके लिए, ये बायोलॉजी के लिए। बहुत क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि NCERT का लाइन से मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग डिस्कस करके दिखा देंगे, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे लास्ट नंबर पे जो था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड। तो पहला क्वेश्चन बोला इससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, और वो हार्मोन जो है ये सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो इसका एज इट इज लाइन था, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूरा कंप्लीट था, एंटेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो ऑप्शन दे दिया LH था, FSH था, और इसके बाद यहाँ पे ACTH था, और एक सही ऑप्शन था ADH। तो अगर एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेगा तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक हो गया, पहला ऑप्शन है ACTH, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे LH, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे FSH, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे ADH, ठीक है। तो अब याद रखो यहाँ पे कि एलिमिनेशन प्रोसेस काम कैसे करता है। ये तीनों के तीनों जो है ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। लेकिन सवाल आता है कि ये जो होता है ये एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है। और ये मात्र एक ऐसा है जो कि कहाँ से रिलीज होता है, तो ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सही हो गया, क्योंकि 3 जो है एक कैटेगरी में चला गया और एक अलग रह गया। तो इसी को हम लोग सही बोलेंगे। और ये जो था ये बहुत टफ क्वेश्चन है था, ये NCERT के लाइन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेगा दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिला था, वो बोला था कि किडनी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, और हार्ट जो होता है दिल, इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। और इसके बाद जो किडनी के ऊपर में रहता है एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड कैसा था, वहाँ पे 2 भाग में बढ़ जाता है। अंदर का जो होता है इसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, और जो बाहर का होता है इसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है।
तो ये मेड्यूला से सवाल नहीं किया, बोला एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है ये कौन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक। तो अल्डोस्टेरोन था यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखेगा दिल जो होता है ये क्या करता है, ANF आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, क्योंकि ये जो होता है ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कम करने में मदद करता है। किडनी जो होता है ये इरेथ्रोपोइटिन को रिलीज करता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे दोनों क्या हो गया, बहुत आसान टाइप में था। अब देखो हम लोग नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो एनिमल किंगडम में जो था ये बोला इक्विनोडर्म में, ठीक है, वाटर वास्कुलर सिस्टम का फंक्शंस के बारे में दिया था, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे देखेगा तो नेक्स्ट जो है ये इसके अंदर आता है एक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे देखेगा एक बोलेगा इधर जो कलर वाला पार्ट्स होता है इसको कुछ और कहते हैं, और इधर जो नहीं कलर वाला रहता है ये कुछ और कहते हैं, ठीक है। तो जो कलर वाला पार्ट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन पार्ट्स, और इधर वाला जो होता है इसको बोलते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट्स। तो जो प्रोटीन पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं हम लोग अपो एंजाइम। ये भी बिल्कुल क्या है, लाइन में ही मिल जाएगा एनसीईआरटी किताब में। इसके बाद देखेगा यहाँ पे सवाल था जैगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक का, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मिलेगा फ्लावर में कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन होता है, जैगोमॉर्फिक फ्लावर कौन होता है, और इसमें से एक एग्जाम्पल इसका और क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद देखेगा तो हेल्थ एंड डिजीज में अगर हम लोग बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इम्यूनिटी जो होता है एक इनेट इम्यूनिटी होता है और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में पूरा दे दिया, ठीक है, कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी किस में जाता है, नॉन स्पेसिफिक। जब नॉन स्पेसिफिक होता है तो ये कब से प्रेजेंट होगा, ये जन्म से ही प्रेजेंट होगा। अगर स्पेसिफिक होगा और जन्म के बाद प्रेजेंट होगा तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन था बहुत आसान। तो हम लोग ऑलमोस्ट क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छा से इसको एनालिसिस करेंगे। इसमें देखो एक फार्मूला आया था, लॉजिस्टिक ग्रोथ का फार्मूला क्या था, उसके बाद प्रोडक्टिविटी में यूनिट क्या था। तो बहुत क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि एनसीईआरटी किताब से ही मिल जाएगा, इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी किताब को रीड करना है और एक मॉड्यूल या कोचिंग वाला जो पसंद हो उससे सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर पेपर। इसके बाद बायोलॉजी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो समय बचेगा उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगाएंगे, और इस तरह से बहुत अच्छा स्कोर हम लोग कहाँ पे बना लेंगे, तो नीट एग्जाम में। कैसे, तो ओनली एंड ओनली इस सिलेबस को कंप्लीट करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप इस वीडियो में बहुत कुछ समझ गया होगा। चलो करते वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।